हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर डेट इज फ्रिक्शन। और इसका इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस ठीक है, उतना कुछ खास नहीं आएगा। मान सकते हो कि एडवांस। तुम, हाँ, एडवांस में तो इसके एप्लीकेशंस वगैरह ही आते हैं जनरली। इसके क्वेश्चंस जो है किसी और वे में पूछ लिए जाएंगे, किसी और चैप्टर्स में इंक्लूड करके पूछ लिए जाएंगे, इस पे सेपरेट तो नहीं पूछा जा सकता है। और कभी कभी पूछ ली भी लिया जाता है, तो उसका मैं प्रोबेबिलिटी बोलूँगा कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये चैप्टर से क्वेश्चन उठ करके आए इंडिविजुअली। और चैप्टर एक्स्ट्रा छोटा है। फोर्स लगाने की। हाँ, चैप्टर छोटा है, एनएलएम तुम लोगों ने पढ़ा ही, तो एनएलएम से तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। और सेम वे में फ्रिक्शन के बारे में हम लोग डील करेंगे, बस इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स इंक्लूड हो जाता है, फ्रिक्शन, और कुछ नहीं है। तो रिपीट कर रहे हैं हम लोग, तो मान के चलूंगा कि तुम्हें दोहराएंगे। हर एक चीज़ आता ही आता है। बस क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा मैं थ्योरी बता करके चलता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रिक्शन, ओके। अगर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है तो फ्रिक्शन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, कैसे लगता है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो लेट से कि ये जो ब्लॉक है वो आगे के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आगे के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है तो इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, हमें पता है। ये जो फ्रिक्शन है वो पीछे की डायरेक्शन में लगता है। और दूसरा चीज़, जो नॉर्मल है वो भी इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा। तो ग्राउंड पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो ग्राउंड पे भी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन जो ग्राउंड पे लगेगा वो आगे की डायरेक्शन में लगेगा। तो द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड द फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? द रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड द नॉर्मल एंड फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्वेश्चन में तुमसे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए दिया जा सकता है कि बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। अच्छा। जेई में एक बार पूछा गया था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, तो हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बता तो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कांटेक्ट जो फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स है ना, ये ऑफ नेट नॉर्मल एंड बॉडी पे या फ्रिक्शन, फिर। नहीं नहीं, सिर्फ नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। और किसी फोर्स को इंक्लूड मत करना, ओनली नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। ओके। और ये एंगल है थीटा। ओके। अगर इसमें मैं टेन थीटा को निकालूं तो आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा एन, एंड आर साइन थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा एफ। इन दोनों को डिवाइड कर लो तो इधर से तुम्हें क्या निकल जाएगा, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाय एन होता हम्म। है ना। इसे बोला जाता यस। है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो नॉर्मल से एंगल बनाता है। हाँ, अच्छा। हमें पता है एफ का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन डिवाइड बाय एन, तो एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये म्यू आ जाएगा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, म्यू। ओके। म्यू ठीक है, इक्वल टू tan थीटा। हाँ। हाँ। तो ये है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा जो रिजल्टेंट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, वो ये है। और ये कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कैसा नेचर हो गया, मतलब पकड़ के रखता है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, लास्ट ईयर तुमने पढ़ के रखा होगा। फ्रिक्शन का हाँ। रीजन क्या है, क्यों लगता है फ्रिक्शन, बताओ जल्दी एक्सटेंडेड से। पार्ट पे इंटरलॉकिंग की वजह से। हम्म, रीजन ऑफ फ्रिक्शन, रीजन फॉर फ्रिक्शन। तो मैं दोनों चीज को एक साथ कवर करके चलूंगा। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। तो दो तरह का कंडीशन भी हो गया, एक जब बॉडी रेस्ट पे है और एक तब जब बॉडी मोशन में है। तो होता यूं है कि लेट से ये एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को मैंने रखा है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा करके हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, जिगजैग नजर आता है ना, हम्म। ऐसा ऐसा नजर आता है।
और नीचे वाला जो सरफेस है वो भी जिग जैग होता है। हम्म, ऐसा ऐसा करके होता है ये सरफेस। तो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस में क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग। तो ये जो एक दूसरे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, इंटरलॉकिंग के कारण से। ओके। और दूसरा, जब ये स्टेशनरी होता है तो उस समय क्या होता है, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्पररी बॉन्ड बना लेते हैं, टेम्पररी अच्छा। बॉन्ड बना लेते हैं, नॉट परमानेंट, टेम्पररी बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसको भी तो ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक हाँ, है, बॉन्ड तोड़ना तो पड़ेगा। ये टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन कभी होगा, जब रेस्ट पे होगा तभी टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन मोशन में रहेगा तो बॉन्ड उस समय नहीं बन सकता है। तो दो तरह के फ्रिक्शन हुए हमारे पास, एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक, इधर मैं लिख देता हूँ, कंपेयर कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब रेस्ट पे रहता है। हाँ, when the object is at rest, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तभी लगेगा और उसके टाइम उसके अलावा नहीं लग सकता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन इट इज मोशन, जब मोशन में हो, रिलेटिव मोशन विद सरफेस। when the object is in relative motion with the surface। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मोशन होना जरूरी नहीं है, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। बराबर है क्या, मोशन यस सर। होने का मतलब ये नहीं कि रिलेटिव मोशन हो रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो मोशन को सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन सिर्फ अपोज ही करता है, फ्रिक्शन सपोर्ट भी यस। करता है मोशन को। कैसे, हम लोग चल कैसे पा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण से। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है वो सपोर्ट करता है मोशन को और अपोज भी करता है। तो मैं बोलूँगा फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में डाल के, फ्रिक्शन always tries to oppose relative motion. Sometimes friction even support motion। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो, म्यू इंटू एन। म्यू एस, म्यू। है ना। म्यू एस, हाँ इसके हाँ, लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, ये लेते हैं हम लोग। और म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू इक्वल्स के टू एन। म्यू के इंटू एन। और म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके। तो काइनेटिक का मतलब क्या है, मोशन, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आगे चलते हैं, ये फोर्थ, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन किधर लगता है, रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। सर इसका तो अपोज ही करता है जहाँ पे फोर्स लगे।
क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब बॉडी क्या होगा, रेस्ट पे। और जब भी बॉडी रेस्ट पे होगा तो फोर्स देखना है मुझे। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट निकालो। तो अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स लगेगा। ठीक है। ऐसे होते हैं, मतलब एक्ट फ्रिक्शन इन सर्फ। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मुझे पता नहीं तुम्हें वहां पे क्या पढ़ाया गया है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा। अब फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में कैसे लगता है फिर फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन नेट फोर्स के डायरेक्शन से डिसाइड नहीं होता है। इस जगह पे पहले ही बता दिया गया था बॉडी किस में है, रेस्ट में। और इसमें पहले ही तुम्हें ये बता दिया गया कि बॉडी किस में है, मोशन में है। तो मोशन में होगा तो वेलोसिटी तो किसी डायरेक्शन में होगा ना। तो अगर हाँ। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन बिल्कुल इस डायरेक्शन में लगेगा। गिवन दैट द नीचे वाला जो जिस पे रखा हुआ है सरफेस वो स्टेशनरी है ना। एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी हम लोग आगे नीचे जाकर देखेंगे। तो मैं बस ये बोल सकता हूँ कि द काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इन अपोजिट will always act in opposite direction of the velocity। अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझना वेलोसिटी लिख दिया तो वेलोसिटी से तो गलत हो गया ना, रिलेटिव वेलोसिटी बोलना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर वेलोसिटी इसके आगे की डायरेक्शन में तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। तो हमेशा याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन में डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, नेट फोर्स से। नेट फोर्स। और जब हमारा मोशन हो रहा होगा तो उसमें कैसे डिसाइड होगा, वेलोसिटी से। ठीक है। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, कांटेक्ट टूट अब जाएगा। वो नहीं ध्यान देखो, अब देना मान पड़ेगा। लो कि ये टॉप व्यू देख रहा हूं मैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है और दो फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन ऑब्जेक्ट का इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था, 6 मीटर पर सेकेंड। और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, या फिर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई के बीच में, जो भी है। एक सेकंड। नेट फोर्स तो सर एक्स और वाई के बीच में कर रहा है, तो नेगेटिव एक्स नीचे और वाई लगेगा के ना। बीच में। माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में लगेगा बीचों बीच। हाँ लग रहा है ऐसे, यस। क्योंकि नेट फोर्स तो फर्स्ट इसका क्वाड्रेंट के आंसर बीचों ये बीच है लग रहा है। कि क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो भी। ठीक है। अच्छा। अगर तुमने एक सोचा कि ये इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये गलत है। ट्रिकी उसका क्या क्वेश्चन। इफेक्ट आएगा उस 10 न्यूटन का, वो बस तुम चेंज मो, करेगा मो, उसको। वो बाद में आएगा इफेक्ट, जब मोशन हो जाएगा तब इसकी वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में आ जाएगी। तब वेलोसिटी इधर भी है 1 मीटर पर सेकेंड, इधर है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड या 7 मीटर पर सेकेंड, जो भी है। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, इधर आएगा। तो अब फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा इधर। लेकिन इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर ही रहेगा, क्योंकि काइनेटिक मतलब फ्रिक्शन निकालना है मुझे। वेलोसिटी को ही देखना है, जिसका उसको उल्टा लगा दो बस। बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। फिर एक नेक्स्ट सेकंड। नेक्स्ट इसमें ये है कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑलवेज नहीं लगता है। फिफ्थ वाला, the static friction can vary their value from maximum to minimum। मिनिमम कितना है, 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो म्यू एस इंटू एन है, और जब भी पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी डेट इतना ही फोर्स लगे। अगर तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का तो फ्रिक्शन मैक्सिमम अगर लग सकता है 50 न्यूटन, तो वो सिर्फ अभी 10 न्यूटन ही लगाएगा। पता है ना ये चीज़ तो? वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल। वेरिएबल रहता है। तो इसका मतलब, लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास। हाँ, ये फ्रिक्शन कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और डायरेक्शन भी अपना चेंज कर सकता है ये। दूसरा चीज़ इसमें अगर मैं देखूं तो ये अपना हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही लगाता है, ये अपने वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट एडजस्ट देयर वैल्यू, ये अपने वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर सकता है। ये जितना लगा रहा है उतना ही लगाएगा मैक्सिमम, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो गया है ना, तो हो गया तो क्या, हाँ अभी उसको अपोज करेगा। अपोज ही करेगा मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू। लगा के। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट होने को है, तो स्टार्ट होने को है तो दो चीज को ओवरकम करना पड़ेगा, एक तो इंटरलॉकिंग को, बॉन्ड फॉर्मेशन। और दूसरा बॉन्डिंग को। तो इन दोनों को ओवरकम करना है, और अगर इस वाले में देखें तो इस वाले में सिर्फ एक ही चीज को ओवरकम करना है, इंटरलॉकिंग को। हाँ तो आगे चलने में रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा लगेगा, इस वाले में ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। तो हाँ इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो बड़ा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको बेसिकली इस तरीके से लिखना चाहिए, that mu s is greater than mu k. Coefficient of, हरदम। static friction is always greater than the coefficient of kinetic friction. ये सर always ऐसा कैसे true है। केस रहता है जिसमें हम लोग दोनों को बराबर ले लेते हैं, अब काइनेटिक क्वेश्चन और अब क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक और स्टैटिक को इक्वल लिया जाता है, ठीक है। हाँ तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि स्टैटिक का और काइनेटिक का अलग अलग वैल्यूज नहीं दिया है, सिर्फ एक वैल्यू दिया है, तो समझ जाना कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल है। क्लियर? अच्छा, बॉन्डिंग को नेग्लेक्ट कर रहा है, ओके। हाँ। चलो, तो ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं, लेट से कि एक ब्लॉक है मेरे पास ग्राउंड पे रखा हुआ, और इस ब्लॉक के ऊपर मैं एक एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिस एफ फोर्स का जो वैल्यू है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इधर मैंने अप्लाइड फोर्स लिखा, और इस तरफ लिखा फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, और इस जगह पे फ्रिक्शन भी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एंड म्यू के दे रखा है। लेट से म्यू एस जो है वो 0.4 है, और म्यू के जो है वो 0.35 है, और 10 kg का ब्लॉक है। तो म्यू एस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस, म्यूएस नहीं म्यूएस एफ एन एफ एस, मतलब हाँ, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन हो जाएगा। 40 न्यूटन। और बस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, थ्री, ये 3.5 हो जाएगा ना, थर्टी 35 फाइव सॉरी। 35 न्यूटन बराबर। तो अब मैं फोर्स के वैल्यू को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ। लेट से कि अभी जो फोर्स है मैंने उसको रखा एफ इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन रखा है ना, जीरो से लेकर के बढ़ाते जा रहा हूँ, 20 न्यूटन तक कर दिया। तो अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा, तुमने ब्लॉक पे लगाया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन ही लगेगा। 20 लगेगा। हम्म। और कैसा होगा, अभी ये स्टैटिक होगा, रेस्ट पे है ना। हाँ टेबल बना लेता हूँ। तो मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा,
फ्रिक्शन जो लगेगा वो कैसा होगा, स्टैटिक लगेगा और 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। 0। फिर मैंने फोर्स को बढ़ा करके 30 न्यूटन कर दिया, तो अभी भी फ्रिक्शन लगा सकता है उतना, तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 हाँ, न्यूटन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। फोर्स को और बढ़ाया, 35 न्यूटन कर लिया, अब क्या होगा, 35 पे भी उतना ही रहेगा ना। उतना ही। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, वन काइनेटिक या स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। स्टैटिक लगेगा 35 न्यूटन और एक्सेलरेशन 0। और जैसे ही मैं फोर्स करूंगा 37 न्यूटन, तो अब क्या होगा, 37 पे भी उतना ही लगेगा ना, 40 के पार नहीं आ सकता, हाँ, नहीं तो होगा। हम्म, प्रीटी मच तुम लोग का आइडिया क्लियर है। इसका मतलब अभी हाँ, भी 37 न्यूटन ही लगेगा और एक्सेलरेशन 0 होगा, जब तक कि 0। मैं फोर्स को 40 से ज़्यादा ना कर लूँ। जैसे ही मैं 40.1 करूँगा, वैसे ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन हट जाएगा, और क्या लगने काइनेटिक लगेगा, है। काइनेटिक। अब काइनेटिक कितना लगेगा, 35 न्यूटन। तो अभी तक चल रहा था स्टैटिक, और अब हो गया काइनेटिक, तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा, अब 0 नहीं होगा, अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5.1 बाई 0.51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 35। तो 40.1 माइनस ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, बराबर है क्या। यस। तो यहाँ यस। पे देखो, इस वाले लेवल पे एक जंप आया, ये पहले कितना फ्रिक्शन लग रहा था, 40। अगर मैक्सिमम मैं डालता, एफ इज इक्वल टू, एक लेवल यहाँ देना भूल गया, लेट से एफ इज इक्वल टू होता 39.99, तो फ्रिक्शन कितना लगता है स्टैटिक, वो 39.99 लगता, और एक्सेलरेशन 0 होता। 0। अचानक से फ्रिक्शन क्या हुआ, 40 से डिक्रीज होकर के 35 हो गया, अचानक से हुआ ये चीज़। तो इसीलिए इस जगह पे किंक आता है। स्टार्टिंग में पहले लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और फिर जैसे ही वो अपने पीक वैल्यू को पहुंचता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने पीक वैल्यू को पहुंचता है, उसके बाद सडन डिक्रीज होता है, और फिर ये सडन डिक्रीज बहुत ही शार्प होता है, और फिर ये ऐसा हो जाता है। तो ये कौन सा है हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये कौन सा है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। तो ये इसको क्या बोलते हैं, किंक। या सडन चेंज एकदम से हाँ, हुआ बॉडी की बिल्कुल। मोशन का। और यहाँ पे फोर्स के वैल्यू को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये फोर्स जब स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, बहुत बता सकते हो क्या, ये आपने म्यू इक्वल टू tan थीटा वाला चीज, tan इनवर्स म्यू। टेन इनवर्स म्यू होगा, नहीं, एक सेकंड, फोर्स। 45 डिग्री होगा ये। अच्छा हाँ, क्योंकि तुमने बराबर लग फोर्स रहे हैं ना लगाया दोनों। 10 न्यूटन, फ्रिक्शन लगा 10 न्यूटन, तो कोऑर्डिनेट हम्म, अच्छा। 10 और 10 आएगा ना। यस। बराबर बराबर। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये सब एक फालतू सेकंड, चीज़ें थी, बेकार चीज़ें, क्वेश्चन करना फालतू है, चीज। और नहीं तो क्या, इससे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, तो कंसेप्ट तो क्वेश्चन क्लियर करते रहना हैं। चाहिए ना, ना हाँ फायदा। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए तो बताया मैंने। एक ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है m इज इक्वल टू 10 kg, और इसको ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, और इसमें अच्छा। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है म्यू इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो और ये एंगल दिया गया है थीटा इज इक्वल टू, वेलोसिटी को मैं भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थीटा जो दिया गया है डेट इज, लेट से, 37। चलो ठीक है 37 ही ले लो तुम, खुश रहो। आदत हो गई। हाँ, आदत हो गई 37 आदत की हो गई है, ठीक है 37 ले लो। और इसकी वेलोसिटी मैं 12 मीटर पर सेकंड कर लेता हूँ, या फिर 30 मीटर पर सेकंड, जो भी है, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑन द इंक्लाइंड plane it will go
before it stops. So बहुत ही सिंपल 4005 क्वेश्चन, meter upon 76. कर लो जल्दी से इसको। पूरा सवाल लिखा है। कर लिया तो करें क्या फिर? हाँ हो गया सर मेरा तो। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक के ऊपर जो है पीछे की डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगे हैं, एक तो फ्रिक्शन लगेगा और एक mg साइन थीटा लगेगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू mg कॉस्ट थीटा। cos थीटा। तो ये जो 10 kg का ब्लॉक है इसका दो कंपोनेंट होगा, 100 का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, साइन वाला कंपोनेंट 60 और ये कंपोनेंट 80। 80 तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? नॉर्मल इनटू 16। दिस। और ये कितना लग रहा है तुम्हारा? 60। तो 60 प्लस 16 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हो जाएगा 76 इज इक्वल टू 10 m एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 7.6 मीटर 6 पर सेकेंड स्क्वायर। और ये अगर एक्सेलरेशन आ गया तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी हो जानी है 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन कितना है? -7.6 r इंटू एस। एस कितना आ जाएगा? बाकी कैलकुलेशन है 7 30 इंटू 30, 4500 by 76। जो भी है अब देख लो उसको कैलकुलेशन, सर एक सेकंड। ये आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। सर एक सेकंड। अरे जब आता ही है तो नोट क्यों कर रहे हो फिर? सर अच्छा नोट्स नहीं बनाना चाहिए। हाँ कोई मतलब ही नहीं है ना फिर, सर डायरेक्ट हम। लास्ट में रिवीजन क्या आता है बहुत आदित्य कम। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझा। ठीक है, इस जगह पे ब्लॉक है और ये इस जगह पे लेट्स से 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, नहीं 0.3 ले लो। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड एक्सेलरेशन। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एनएलएम में जिस तरीके से मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था उसी शॉर्ट ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे। ऑलवेज हमें क्या देखना है? एक्सटर्नल फोर्स देखना है। एक्सटर्नल फोर्स हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? ये 5 kg का मास है तो नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा 50 न्यूटन। ये 10 kg का मास है तो ये तो कुछ नहीं, 10 g कुछ नहीं हेल्प करेगा, लेकिन इसका फ्रिक्शन जरूर इसको अपोज करेगा मोशन को। तो ये फ्रिक्शन को अपोज करेगा कितना? अब शॉर्ट ट्रिक देख लेना, जितना भी मास है मास को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? आपने बताया था सर। हाँ तुमने तो वीडियो ही देख रखा होगा पूरा तो 30 न्यूटन आ गया। तो ये नेट फोर्स कितना? 50 माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 15, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। तो कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाय 15। ठीक है क्या? यस डिवाइडेड बाय सर। टोटल मास डालना मत भूलना, कभी कभी एक ही मास डाल देते हैं स्टूडेंट, गलत हो जाता है। अच्छा इसलिए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा था? चलो ऐसा करो, जल्दी से करके बताना है, ठीक है? ओके। थीटा इज इक्वल्स टू लेट से 37 डिग्री है और इस जगह पे 5 kg का मास दिया हुआ है और इस जगह पे 10 kg का मास है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन एक सेकंड 5g sin थीटा माइनस फाइनल म्यू जी फाइनल cos थीटा। आंसर बोलना नहीं, आंसर बताना। एक्सेलरेशन इज इतना। तो 30 माइनस 1.6 मीन्स 28.4। 28.4 एक्सेलरेशन है। अच्छा जल्दी में किया एक सेकंड।
मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे सही आंसर चाहिए। तुम 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, 4 नंबर की बात है। 10 सेकंड बचा करके तुम 4 नंबर -1 ला रहे हो, गलत है ना। अच्छा हाँ। तो सबसे बढ़िया वे रहता है इसका फिगर बनाओ, ठीक है। मैं तो हमेशा मन से करवाता हूँ, मतलब पेन टच करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे अगर एक्सटर्नल हैबिट। फोर्स कैलकुलेट कर लेना सर, सिस्टम वाला। हाँ बिल्कुल, तो इस डायरेक्शन में लगेगा 10G, और इसका होगा 50 न्यूटन। 50 इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका 2 कंपोनेंट आएगा। और क्योंकि थीटा 37 है, तो हमें पता है साइन के साथ, अगर साइन 37 आता है तो इसके साथ 3 आता है, और अगर कॉस 37 आया तो इसके साथ आता है 4। तो 3 और 4 के रिगार्डिंग कंपोनेंट जो है, 5 का कंपोनेंट 3 आएगा, एंड 4 का कंपोनेंट आएगा, सॉरी 5 का कंपोनेंट आएगा 4। तो अगर यही 50 होता है तो 30 आता कंपोनेंट, यस। और 40 कंपोनेंट आता। तो ये 2 कंपोनेंट को तुम्हें बस मैनेज करना है, किस तरफ ज़्यादा होगा किस तरफ कम होगा। तो 40 इस तरफ हो जाएगा, 30 इस तरफ होगा, और 40 इस तरफ होगा। तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 को, 8 आ जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू म्यू ऑलवेज पॉइंट में गिवन होता है और नॉर्मल जो होता है वो ऑलवेज 40, मतलब कि 0 से 10 से मल्टीप्लाइड होता है, तो एक 0 को ऑलवेज हटा दो ना। 4 × 2, 8 न्यूटन। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, 100 -30 -8। बोलो समझ में आया क्या। यस सर। तो 100 - 30 हो गया 70, 70 में से 8 चला गया, तो ये हो गया 62। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, और मास से हम्म। डिवाइड कर लेना एक्सेलरेशन के लिए। तो एटलीस्ट इतना तक तो बताओगे, यहाँ ये आया है। जल्दबाजी नहीं ओके। करना है, पहले कॉन्फिडेंस गेन करना सीखो। फर्स्ट पहले बार आंसर दे देने से आदमी कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, अगर गलत हो गया आंसर तो बिल्डअप भी हो जाता है, अगर सही हो गया तो, लेकिन गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। इस चीज़ को अवॉइड करो। जैसे क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल्स टू 37 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 53। इसमें म्यू जो है वो 0 है, और इसमें म्यू दे रखा है 0.5 दे रखा है, और ये 5 kg का मास है, और ये 10 kg का मास है। इस बार सही आंसर बताना। तो टाइम लेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल कोई बात नहीं, चलेगा। तो इसका मैं एफबीडी बना लेता हूँ। हम्म। ये थीटा 53 दिया हुआ है, ये थीटा 37 दिया हुआ है, ये 5 kg, और ये 10 kg। इस 10 kg का 2 कंपोनेंट होगा, इस तरफ जो आएगा वो 80 आएगा, और इस तरफ आएगा 60। और ये जो 50 तो नीचे के फ्रिक्शन है ही डायरेक्शन नहीं। में लग रहा है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, 37 है तो 30 न्यूटन, और 40 न्यूटन आएगा। फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, 0.5। तो 5 × 4 20, तो हम्म। फ्रिक्शन आ गया 20 और 30। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 80 -30 -20 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 15। कितना आ गया ये, 3 80 2 माइनस। 30 डिवाइड बाय 15। 2। एक्सेलरेशन 2 मीटर दोनों। पर सेकेंड स्क्वायर। यस। ओके। ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस Yes. तो बहुत ही बेसिक है, नॉर्मल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg और ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इज इक्वल्स टू 0.8। तो बोला गया है इस एफ फोर्स को कितना लगाना चाहिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, इसमें भी म्यू दे रखा है तुम्हें 0.4। तो बोला गया ये फोर्स कितना लगाना चाहिए ताकि इसे, ये जो ब्लॉक है ब्लॉक बी, स्टेशनरी रहे विथ रेस्पेक्ट टू ए। फाइंड F minimum force that should be applied on A such that B should be at rest with respect to A। सॉल्व करो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये SCB का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे भी दिया हुआ है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले ऐसा समझते हैं कि इसका एक्सेलरेशन मिनिमम A होना चाहिए ताकि ये चिपक के रहे। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया और इसको देख रहा हूँ तो ये रेस्ट पे होना चाहिए, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा एम ए 5 ए और इधर लगेगा नॉर्मल, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा एम जी और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन को एम जी से बड़ा होना चाहिए तभी तो रुक सकता है, और फ्रिक्शन अभी अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा म्यू इनटू एन। तो लिमिटिंग के लिए इक्वल्स टू कर लेता हूँ मैं, कोई वैल्यू तो निकालना है। इक्वल टू करा 0.8 और नॉर्मल का वैल्यू कितना है, नॉर्मल इज इक्वल्स टू 5 है, तो पुट कर लिया 5 है और मास कितना है इसका 5 इंटू जी। तो ए का वैल्यू कितना आया 10 डिवाइडेड बाय 0.8। 0.8। सही है ना, देख 100 लो। बाई 8। तो ये हो जाएगा 100 बाई 8 25 बाई 2 कितना आया 12.5। 25 बाई 2। ये एक्सेलरेशन है 12.5। 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल चुका है, अब मुझे फोर्स निकालना है। तो ग्राउंड से फ्रिक्शन कितना लगेगा पहले तो ये बताओ, क्योंकि ये चीज स्टेशनरी है तो इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन नीचे के डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, एफबीडी समझना क्या अच्छे तरीके से। अरे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा ना, तुमने स्मॉल ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन ऊपर लगाया है तो ये फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगेगा, अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ। है हाँ ना। और नीचे के डायरेक्शन में एम जी, ये फोर्स देना सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल ये 10 जी है और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन, क्योंकि आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा मैक्सिमम, तो F1 होगा म्यू इंटू एन। नॉर्मल का वैल्यू कितना, म्यू वन कितना था सर, लेकिन 0.2 ग्राउंड दिया। में तो फ्रिक्शन नहीं है ना। अरे दिया है ना ग्राउंड में फ्रिक्शन, क्यों नहीं दिया है कहाँ दी 0.4। दे जो अच्छा रखा 0.4। सर। और नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन प्लस ऑफ 10 जी और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है एम जी के बराबर विच इज 5 जी। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हो ग्राउंड जो है वो दोनों के भार को संभाल रहा है। नॉर्मल आ गया 15 जी, पुट कर ओके। लिया मैंने। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा 6 जी। अब क्या करना है, इस पूरे सिस्टम को ले लो, सारे इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। इसका एक्सेलरेशन जो है वो 25/2 से होना चाहिए। फोर्स लग रहा है F और एक पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा 6G के बराबर। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों मास का एक्सेलरेशन सेम है तो मैं इस तरह से लिखूंगा। तो F कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन विच इज 6G प्लस ऑफ 15 इंटू ए। का वैल्यू कितना है 25/2
टू है। 25/2। तो ऐसा करता हूँ मैं इसको जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 50 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 5g/4। ये आ गया 5g/4। अब इसको सम कर लो, आंसर आ जाएगा फिर उसका। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करना, ये नोट करने लायक लग रहा है। अरे एक फोटो सेकंड, खींच लो, नहीं एवरी तो वीडियो अपलोड कर ही दूंगा मैं। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा क्वेश्चन का, तो फोटो खींचो। हम्म, चलो। ओके, तो मैं कुछ लिखता नहीं हूँ अभी, बस खत्म। हाँ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई में आया हुआ क्वेश्चन कि ये एक ब्लॉक इंस्टेंट है। में जाग जाते हैं। हाँ, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है। तो बोला गया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, और दो फोर्सेस कौन से हैं? एक फोर्स डिफाइन किया गया, इट इज द मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द block to just stop it from sliding, एंड दूसरा फोर्स को डिफाइन किया गया, इट इज द मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू जस्ट मूव इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सॉल्व कर। दोनों जो फोर्सेस F1 और F2 ये इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में ही अप्लाई किए जा रहे हैं। तो पॉजिटिव कुछ लेना है या नॉर्मली लेना है ना? मॉड लेंगे दोनों ये को निकाल के। हाँ हाँ, दोनों का मॉड लेना है, डिफरेंसेस जो भी निकलेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेना है। सॉल्व करो, तो करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन तो तुम लोगों ने किया ही होगा। सबसे पहले मैं इतना फोर्स लगाना चाहता हूँ ताकि ये जस्ट नीचे ना आए। तो m मास है और नीचे आने की मान लो कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने, तो इधर लगेगा mg साइन थीटा, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन विच इज म्यू mg कॉस थीटा, और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, एक्सलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस पे एक फोर्स F जस्ट लगाऊंगा कुछ इस तरीके से ताकि ये नीचे ना आए। इसका मतलब F प्लस ऑफ F1 शुड बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा। तो F1 कितना हो जाएगा? F1 विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन विच इज म्यू mg कॉस थीटा। अब दूसरा देखो, इस ब्लॉक को मुझे क्या करना है, फोर्स लगा करके ऊपर खींचना है। तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की डायरेक्शन में, विच विल बी म्यू mg कॉस थीटा। और ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है F2, तो F2 एडजस्ट कर रहे हैं विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू mg कॉस थीटा। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, तो F2 माइनस ऑफ F1 निकाल लो, तो ये आ जाएगा 2 म्यू mg कॉस थीटा। मॉड लेना है, मॉड -2 mg आ जाता है। ये ऐसा। सपोर्ट, हाँ। चलो।